दोस्तों, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए कि यार अपने को फोड़ना है तो फोड़ना है। अगर आप दोगलापन के शिकार हैं तो फिर आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना स्टार्ट करें, कभी खुशियां कभी गम, अपने आप ये चलते रहेंगे। लेकिन आपका काम है पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करना, हर चीज में कुछ पॉजिटिव सोचना, ठीक है, और चीजों को महसूस करना, फील करना। अगर ऐसा कर रहे हैं, धूप है, छांव है, आंधी है, तूफान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप राइट डायरेक्शन में चलते रहेंगे। जी हाँ, आप अगर सच्चे नीट एस्पिरेंट है तो मुझे लगता है जैसे अर्जुन को आंख दिखाई दी थी ना, मछली की आंख, वैसे ही आपको टारगेट दिखाई देना चाहिए। कई बच्चे अभी सीरियस हुए हैं कि सर अब क्या उखाड़ लेंगे। देखो, बात ऐसी है, अगर आपके अभी 400 मार्क्स तक आ रहे हैं आउट ऑफ 720, मैं बात करूं नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, आप टेस्ट देते होंगे कोचिंग में, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, या घर बैठकर आप लोग टेस्ट देते होंगे, किसी ऐप पर आपने टेस्ट दिया होगा। अगर आपके 400 मार्क्स अभी आते हैं, या 300 आते हैं, या फिर कुछ कम मार्क्स भी आपके आते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप अगर एक प्लान वे में तैयारी करेंगे, एक प्लानर के साथ, आपको ये बता दिया जाए ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, तो आपका जो स्कोर है ना, आपकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है ना, ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो इस कम टाइम में आप उतना ज्यादा अचीव कर जाएंगे, उतना ज्यादा आप इंप्रूव कर जाएंगे, बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे वाह कुछ ऐसा हो गया, या आपने किया है। आपकी सेल्फ मोटिवेशन बरकरार होनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों में जो खुशियां ढूंढते हैं ना, वो काफी आगे जाते हैं लाइफ के अंदर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों में अच्छी बात ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एक और बात, इसी बात के साथ ही आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वक्त बदलेगा, फिर बदलेगा, और सारा जहां अपना होगा, ठीक है। हालात बदलेंगे, बस आपको क्या करना है, डटकर मुकाबला करना है और प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज है। इसके अंदर हम लोग आपकी प्लानिंग करने में मदद कर रहे होंगे। चैप्टर के अंदर क्या मसाला है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठकर आते हैं, वो बताने का हम लोग काम कर रहे होंगे। सारे चैप्टर्स को टच करेंगे, लेकिन उस चैप्टर का जो मसाला टॉपिक है, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस टॉपिक की ब्रीफिंग करने का हम लोग काम कर रहे होंगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने का काम कर रहे होंगे, और आपको ये बताने का, ये महसूस करवाने का काम कर रहे होंगे, ये कर लो भाई और बहनों, ये कर लो, मस्त हो जाओगे आप लोग। बिल्कुल कम टाइम में इतना इंप्रूव कर लोगे, जंगल में मंगल हो जाएगा, ठीक है। आए फिर करें स्टार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट हम लोग यहां से कर रहे होंगे। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है। मोल कॉन्सेप्ट एक अनमोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को मोल से होकर गुजरना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसी क्या खास बात है? कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं मोल से ही की जाती हैं, ठीक है। आप ये मान सकते हो मोल वो एटीएम मशीन है जिससे पैसा निकलना है, जिससे आंसर निकलने हैं, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके सामने है। 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23। आप याद रखने में ज्यादा मशक्कत ना कर पाए तो इसको 23 लिखा है, ये 23, यहां भी 23, ठीक, थोड़ी सिमेट्री आपको लगे। क्लियर है बात? इसके अलावा 1 मोल एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, बनाना हो, आलू हो, बैंगन हो, थैला हो, ठीक है। 1 मोल का मतलब इतनी क्वांटिटी होती है, सारे स्टूडेंट जानते हैं। 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल एटम्स, इतने एटम्स, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास है। 1 मोल मोलिक्यूल का मास
ग्राम मोलिकुलर मास, और इसे मोलर मास भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला होते हैं। मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, ऐसा काम कर दो, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7। पुराने कुछ टीचर्स आज भी इसे 22.4 बताते हैं, लेकिन आपको बता दूं एसटीपी कंडीशन को आईयूपीएसी ने रिवाइज कर दिया है। ठीक है, बुक्स में भी अगर आपको 22.4 दिया है तो इसकी टेंशन ना ले। मैं आपको यहां पर जो केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, जिसमें जो भी लेटेस्ट कन्वेंशन, जो भी डायरेक्शन आप लोगों को दी जाती हैं, वो सारी चीजें यहां पर बिल्कुल आज की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अभी की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सिखाने का काम करूंगा। ठीक है ना, पुरानी कन्वेंशन अगर आज भी इस्तेमाल में आती है तो यूज करेंगे, अगर उनको अपडेट कर दिया है तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? इसे याद रख लेंगे। 1 मोल गैस पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे एसटीपी कंडीशन पर? 22.7 लीटर को। क्लियर है बात? ठीक है, पुराने बुक्स में 22.4 दिया है, लेकिन लेटेस्ट एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 22.7 है। क्लियर हुई बात? 1 मोल से क्या क्या चीजें रिलेटेड है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। इस डायग्राम के अंदर भी वो तमाम बातें आप लोगों को दी गई। आप देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। काफी सारे स्टूडेंट सोल्यूशन देख कर सोच रहे सोल्यूशन क्यों है सामने। सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को हमें क्रैक करना है। ये देखना है किस टाइप की वैरायटी एग्जाम के अंदर आती है। कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्किप करना है, क्योंकि ये पार्ट तो आप खुद से भी कर लोगे। तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए ऐसा किया गया। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, हाँ ऐसा कुछ दिया हो ग्राम मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात सिखाने के लिए क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स, ठीक है, इनका मतलब कुछ और नहीं ग्राम आयन। ठीक है, इनका मीनिंग कुछ और नहीं बल्कि 1 मोल। इनका मीनिंग कुछ और नहीं बल्कि मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। जितने ग्राम मोलिक्यूल दिए हों, ग्राम एटम दिया हो, उतना ही मोल। हाँ, मतलब नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मास बाय मोलर मास। मोलर मास आप फाइंड कर लोगे, इतना होगा तो मोल आ जाएंगे। राइट, चलें आगे। ठीक है, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयंस का मीनिंग क्या है सारे स्टूडेंट जानते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल किस में होंगे? आपको बता दूं, जिसके मोल ज्यादा है ना, मोल ज्यादा है, ठीक है, उसके मोलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। मोल ज्यादा, मोलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। ठीक है, कैसे? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, पार्टिकल्स ज्यादा है तो मोल ज्यादा है। ठीक है, राइट। तो यहां देखिए, हमें देखना है मोलर मास से डिवाइड करते हुए, जी हाँ, मोलर मास से डिवाइड करते हुए आइडिया लगाया जा सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मोल का। तो इसके लिए मास बाय मोलर मास ऐसा करना होगा, मास बाय मोलर मास। दिए गए मास को इनके कोरस्पॉन्डिंग मोलर मास से डिवाइड करना है। और ये मैं आपको बता दूं, वाटर के केस में जब आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी 36 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18, मैक्सिमम वैल्यू 2 मोल मिल रही होगी। ये चाहे आप चेक कर लीजिएगा। फाइनल आंसर इसका आपको मिल रहा होगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी यहां मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ और फॉर्मूला भी होते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो, किसके एटम? मॉलिक्यूल के एटम कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ
मोलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू Na। हाँ, ये काम करना होगा, ठीक है। एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स पर मोलिक्यूल, जैसे O2 की एटोमिसिटी 2 है, ठीक है। S6 की एटोमिसिटी 6 है, ठीक है। O3 की एटोमिसिटी 3 है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जी हाँ, मॉलिक्यूल के नंबर से एटम्स का नंबर कितने टाइम्स है, ये एटोमिसिटी से पता चल रहा होगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में क्या नंबर है उससे पता चल रहा होगा मॉलिक्यूल के नंबर से एटम्स का नंबर कितने टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये आपके सामने। फेरोसाइनाइड आपको दिया है, इसके मोल 2 मोल हैं, बताएं क्या आंसर आएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एटोमिसिटी क्या है, सोडियम एटम्स की बात की गई, एटोमिसिटी 4 है। तो हमें क्या करना है, हमें दिए गए मोल को, ये नंबर ऑफ मोल है, इनटू एटोमिसिटी इनटू Na, ठीक है, ये अप्लाई करना है। आ गया आंसर। Na की वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सोल्व कर लो, ये 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इसका फाइनल आंसर फाइंड कर लिया है। अब सुनिए, क्वेश्चन दिया है जिसमें मास दिया है, वॉल्यूम दी है, गैस पूछा है क्या हो सकती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आप उठाकर देखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए। तो मास को वॉल्यूम से रिलेट करना तो कैसे करेंगे, देखिए, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का एक मेथड ये है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स बाय 22.7, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। अगर हम 22.4 यूज करते भी हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और ऐसा कोई ऑप्शन पास भी नहीं है जब मास फाइंड करें तो ज्यादा क्लोज मिल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको अप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के 2 फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। सेम चीज के नंबर ऑफ मोल अपने को करने हैं एक्सप्रेस, ठीक है। मास 4.4 ग्राम गैस है, वॉल्यूम इसकी 2.24 है, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो मोलर मास मिलने वाला है 44, मोलर मास मिलेगा 44। अब 44 मोलर मास सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, एक तो इसका है और दूसरा 44 मोलर मास CO2 का है। अरे वाह, 4th ऑप्शन आ गया फाइनल आंसर। बताइए, बात आपके दिल और दिमाग तक बिल्कुल सेट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ऑल सेट, चले आगे। अगर सब सेट हो गया है तो आगे चलते हैं। 5.6 लीटर ऑक्सीजन STP पर है, हमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है, नंबर ऑफ O एटम्स की बात करनी है। O2 की एटोमिसिटी 2 है, ठीक है ना। अरे एक O2 में 2 एटम तो है यार, और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना और Na से मल्टीप्लाई करना, हाँ ये काम करना है। नंबर ऑफ मोल 5.6 लीटर को 22.7 से डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन पेचीदा हो जाएगी। 22.4 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कहानी सेट होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। 5.64 जा 22.4 है, इंटू 2 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फिर से वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। चलें आगे, फिर क्लियर है बात। अरे वाह, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। एटोमिसिटी 12 है, कार्बन के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करनी है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, टाइम कम है, ठीक है। कहानी आपके सामने है। शुगर का वेट इतना है, ठीक है। चाय को स्वीट करने के लिए इतनी शुगर लगती है, तो नंबर ऑफ कार्बन बताइए। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए कार्बन के रिस्पेक्ट में जो एटोमिसिटी है 12, नंबर ऑफ मोल, मास को मोलर मास से डिवाइड करना हो, दैट इज 342 इंटू Na। ये क्या है, ये मोल है, और ये क्या है, ये एटोमिसिटी है। एटोमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही तो कहानी है, यही तो टोटका है। आंसर क्या आ जाएगा इससे, 3.6 इंटू 10⁻22। सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे फिर, चलिए नेक्स्ट।
CuSO4.5H2, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। अगेन जो नंबर मॉलिक्यूल का होगा CuSO4.5H2 का होगा, पानी मॉलिक्यूल्स का नंबर 5 टाइम्स हो जाएगा CuSO4.5H2। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में 5 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ये समाये हैं। 1 में 5 गुना 5 टाइम्स। ठीक है, तो एटॉमिसिटी जैसा ही सीन है। हाँ, जैसे एटॉमिसिटी को पुट करते हैं वैसे ही कितने टाइम्स ये पानी के मॉलिक्यूल 5 टाइम्स है। फॉर्मूला सेम अप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल के नंबर से 5 टाइम्स। मॉलिक्यूल के मोल n है तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.20 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना होगा, और मोलर मास निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए सोल्यूशन लेकर आया हूं। क्वेश्चन मुझे आता है, सोल्यूशन इसलिए लाया हूं टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेव किया जा सके और सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। आई होप अगर आप सच्चे नीट के एस्पिरेंट है तो ये सारी बातें समझते होंगे कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। ठीक है, याद रखें हमेशा, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, और सारा जहां अपना होगा। ठीक है, हालात बदलेंगे, नजरिया बदलेंगे तो नजारे भी बदलेंगे। ठीक है, फिलहाल Na की वैल्यू पुट कर दें 6.022 इंटू 10⁻23। ये पुट करने के बाद फाइनल आंसर आप देखिए आपको क्या मिलता है, ये मिलता है बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मिनिमम मोलिकुलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं तो इसका एक एग्जांपल देख लें आप पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा पेपर में। ठीक है, इसको मैंने एग्जांपल में तब्दील कर दिया है। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास। इंसुलिन में 3.4% सल्फर मास की फॉर्म में है। ठीक है, मास परसेंटेज सल्फर की दे रखी है। तो एक काम करते हैं, इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास मान लेते m, इसका 3.4% सल्फर का मास है, मास ऑफ सल्फर है, मास ऑफ सल्फर है। अगर ये मिनिमम हो तो इसके लिए मिनिमम मास की कंडीशन अप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूलर मास मिनिमम हो, इसके लिए सल्फर के मिनिमम मास की कंडीशन अप्लाई करते हैं। जी हां, क्या समझ आया? ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। एक मिनिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात दूसरा मिनिमम हो जाएगा। मैं क्या लूं सल्फर का मास कि मिनिमम हो और इससे दूसरा मास मिनिमम मिल जाए। अरे सल्फर मिनिमम कितना हो सकता है? एक एटम ही तो हो सकता है सल्फर का मिनिमम। अगर सल्फर का मिनिमम एक एटम हो सकता है तो एक एटम का मास इज 32। ऐसा काम कर लें और एम मिनिमम को फाइंड कर लें, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये टेक्निक अप्लाई करनी है। फॉर मिनिमम मोलिकुलर मास वी हैव टू कंसीडर वन एटम, ठीक है ना, फॉर विच मास परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में मास परसेंटेज जिसकी ऑलरेडी दे रखी होगी उसका हम क्या करेंगे, वन एटम। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे सल्फर की मास परसेंटेज दे रखी है तो इसका एक एटम मानते हुए इस प्रकार से मोलिकुलर मास से मास परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मोलिकुलर मास पर मास परसेंटेज का, मोलिकुलर मास से इतनी परसेंटेज लेने पर इसका मास मिल रहा होगा और वह मास मिनिमम हो, इसके लिए हमने इसका एक एटम मान लिया है। तो यहां से कैलकुलेशन कर ली है तो आंसर आ गया। अब देखिए, मिथाइल ऑरेंज में 7% सोडियम है, मिनिमम मास बताएं। मान लेते हैं मिनिमम मास m है, इसका 7% सोडियम है, इसका 7% ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम का मास। और सोडियम का मास ये मिनिमम हुआ तो ये वाला मास भी मिनिमम हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते आप? ये वाला मास भी मिनिमम हो जाएगा। और सोडियम का मिनिमम मास कितना होगा? जब सोडियम का नंबर 1 होगा, ठीक है, सोडियम का नंबर 1 है तो इसका मास, एक एटम का मास 23 है। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको क्या मिलेगा इस केस में? ये मिलेगा। ठीक है, इसलिए सोल्यूशन लेकर आया हूं ताकि
कैलकुलेशन में अपना किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं, खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। मोलिकुलर वेट एक मोलिक्यूल का वेट है, लेकिन अगर रिलेटिव मोलिकुलर वेट फाइंड करना हो तो हमें 112 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 से डिवाइड करना होगा। बेसिकली 1 AMU जो है ना, एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें सारी वेट वगैरह की मेजरमेंट होती है, ये 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, और ये स्केल बनाया गया है। ठीक है, एक एटम का मास बेसिकली 12 AMU होता है। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, पूरी फील आपको आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, और ये है 1 AMU, 1 AMU, और एटॉमिक मास होता है AMU, एटॉमिक मास होता है AMU। ठीक है, अगर एटम की रिप्रेजेंटेशन ये है XAZ है, ठीक है, जो A है दिस इज मास नंबर, इससे एटॉमिक मास का पता चल रहा होगा, ये AMU, तो AMU से AMU कैंसिल हुआ, तो रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या मिल गया, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या मिल गया, अगर ये M है तो M मिल जाएगा, और रिलेटिव एटॉमिक मास देखना है तो A मिल जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या मिल गया, अगर ये M है मान लेते हैं, एटॉमिक मास के केस में ठीक है A होगा, लेकिन अगर ये रिलेटिव मोलिकुलर मास देखना है और मोलिकुलर मास M AMU है और ये 1 AMU है, तो आंसर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। सिमिलर मैनर में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिख पाएंगे। कैसे, एटम की रिप्रेजेंटेशन ये है, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसा करेंगे। ये हो जाएगा 1 AMU, ये हो जाएगा 1 AMU, और ये है AMU, ये है AMU, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो A टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, A टाइम्स हो जाएगा। और कोई यूनिट है क्या, नहीं, कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस हो जाएगा। जी हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर हुई बात आपको? एटॉमिक मास देखना है तो मास नंबर से पता चल जाएगा। एक और बात, न्यूमेरिकली जितना एटॉमिक मास होता है एक इक्वल उतना ही मोलर मास भी होता है एक इक्वल। यूनिट का डिफरेंस है, अगर यूनिट AMU हो तो इसे बोल देंगे हम लोग, इसे बोल देंगे एटॉमिक मास, इसे बोल देंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एक ही बात है। लेकिन अगर इसकी यूनिट ग्राम हो, है ना, ये देखना मोल कॉन्सेप्ट की माया, मोल कॉन्सेप्ट को ऐसा इसलिए डिजाइन किया गया आपको मास अलग अलग याद ना करने हो। एक मोल का मास अगर हम फाइंड करेंगे एटॉमिक मास से, एक एटम के मास से, तो ये A ग्राम मिल जाएगा। यानी ग्राम अगर यूनिट इस्तेमाल में लाई गई है तो एटॉमिक मास की महिमा यही तो है कि हाँ A और A ये सेम हो, बस यूनिट बदल जाए। ये एक एटम का मास है, ये एक मोल एटम्स का मास है, ये हो गया मोलर मास। क्या हो गया? मोलर मास। यूनिट ग्राम है तो मोलर मास, AMU है तो एटॉमिक मास, राइट। और यूनिट ना हो तो क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे भाई और बहनों, क्या बोलेंगे? यूनिट ना हो, रिलेटिव मास हो गया। ठीक है, मैंने क्या बता दिया, एटॉमिक मास आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा मैंने क्लियर कर दिया मोलर मास जब यूनिट ग्राम हो, यूनिट ना हो तो रिलेटिव मास। एटम का है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और वेट ऑफ इस प्रकार से 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 AMU। कितना होगा ये? 1 AMU होगा। 1 से डिवाइड कर लें ना करें, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ इसकी यूनिट AMU है तो ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल होने से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जो कि यूनिटलेस होगी। ठीक है ना? हाँ, ओवरऑल आंसर जो मिलेगा अपने को यहाँ से ये यूनिटलेस होगा। अब एवरेज मास क्या है? चलिए, ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं।
एवरेज मास की बात कर लें। ये एवरेज मास क्या है? एवरेज मास को आइसोटोप्स के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। आइसोटोप 1 2 3 है। X1% अबंडेंस है, X2% अबंडेंस है, X3% अबंडेंस है। आइसोटोप 1 2 3, ये 3 आइसोटोप है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका मास नंबर अलग है, ठीक है। इनके लिए जो इनकी परसेंटेज होगी वो अलग ही होगी। ऑब्वियस सी बात, नेचर में जैसे मिलते हैं सेम सेम थोड़ी मिलती है परसेंटेज, परसेंटेज तो अलग मिलती है। तो वैसे अलग अलग परसेंटेज हमने ले ली है, तो पक्की बात है X1 प्लस X2 प्लस X3 ये कंप्लीट मिक्सचर है, तो ये 100% होगा। तो यहां से एवरेज वैल्यू निकालोगे तो M एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? M1 जो पहले का मास नंबर होगा, M1 इंटू इसकी अबंडेंस X1 बाय 100 प्लस M2 इंटू X2 बाय 100 प्लस M3 इंटू X3 बाय 100। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर आइसोटोप के मास का लिया कंट्रीब्यूशन, और इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन लेने पर हमें मिलती है एवरेज वैल्यू। हमें क्या मिलती है? एवरेज वैल्यू। इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सामने है, तो अप्लाई कर दो। एम एवरेज M1 X1, इसका मास 12 है, देखो 12 है, खोपड़ी में 12 है, 12 इंटू इसकी अबंडेंस 98.9 प्लस इसका मास नंबर देखिए 13 है, इसकी अबंडेंस 1.1, और इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम आएगा, काफी कम आएगा। मुझे लगता है इसको देखकर आंसर 12 के ही नजदीक आएगा। मुझे लगता है देखकर आंसर 12 के नजदीक आएगा, और 12 के ज्यादा क्लोज जो आंसर दे रखा है दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज 12.011। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला को लर्न कर लिया होगा और इस वाले मेथड से जान पहचान कर ली होगी, ठीक है। और सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, इसमें इस ज्यादा परसेंटेज की वजह से इस कार्बन 12 का क्या कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो आंसर इस 12 के क्लोज आएगा। 12 के क्लोज ज्यादा कौन सी वैल्यू है? 12 के क्लोज कौन सी वैल्यू? देखिए ये वाली वैल्यू है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे हम बात कर रहे होंगे फॉर्मूलाज की, ठीक है। परसेंटेज के साथ डील करना है तो फॉर्मूला कितने टाइप के होंगे? केमिकल फॉर्मूला 2 टाइप के होते हैं। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला इज मोलिकुलर फॉर्मूला। और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? विच गिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो प्रोवाइड करे, दैट गिव ओनली रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन ए मॉलिक्यूल। जो रेशियो की फॉर्म में बात करें। अब कई बच्चे कहेंगे सर बोल क्या रहे हो, बताना क्या चाहते हो? देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल ये वाली बात बताना चाहता हूं, C12H22O11, ठीक है। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, और ये एटम्स का रेशियो लोगे तो और सिंपलेस्ट रेशियो मिल ही नहीं पाएगा। यही होगा, जो कुछ है यही होगा। हाँ, कोई भी यहां कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कहने की बात यह है, यहां मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला सेम हो गया, सेम हो गया। एटम्स के नंबर के रेशियो की भी बात यही करता है, और एग्जैक्ट फॉर्मूला भी एटम्स के जो नंबर दिया है इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो C6H12O6, ठीक है, यहां अगर इनका रेशियो लेंगे, इनके रिलेटिव नंबर की बात करेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो अपने क्या मिलता है? 1:2:1 मिलता है। तो ऐसे केस में ये रिलेटिव नंबर देखना, इसका 1 है तो इसका 2 है, मतलब पहले जो एब्सोल्यूट नंबर थे, अब ये जो रिलेटिव नंबर अपने को मिल रहे हैं ये अलग मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर था, उससे हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया है, उसको बाहर ले लिया है, ठीक है ना। तो रिलेटिव नंबर देखिए एब्सोल्यूट नंबर से अलग हैं, तो जो इंपिरिकल फॉर्मूला मिलता है इन रिलेटिव नंबर से C1H2O1,
यानी इंपिरिकल फॉर्मूला मिलता है अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिल्कुल अलग। यानी इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल भी हो सकता है और अलग भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर मिला तो अलग मिल जाएगा, कुछ कॉमन नहीं हुआ तो सेम भी मिल जाएगा। रिलेशन क्या हुआ इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी नंबर n से डिवाइड कर दें, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी नंबर n से डिवाइड किया तो इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड करने का मतलब आपने उसकी सबस्क्रिप्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आपने मॉलिक्यूलर वेट को ध्यान से सुनना, n से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया? इंपिरिकल फॉर्मूला वेट मिल गया। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट मिलता है। हाँ, ऐसा ही तो किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वेट को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, तो यहां से क्या मिलता है अपने को? यहां से अपने को इंपिरिकल फॉर्मूला मिलता है। सबस्क्रिप्ट को करना डिवाइड, या फिर हम बोल दें इनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा उसको अगर किसी नंबर से डिवाइड किया तो हमें इंपिरिकल फॉर्मूला वेट मिल जाएगा। यानी यहां से क्लियर हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट को n से मल्टीप्लाई करोगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग वेट मिल जाएगा। n क्या क्या हो सकता है? n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से कोई इंटीजर मिल रहा होगा। ठीक है, n को कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आपको दिया होगा, और इंपिरिकल फॉर्मूला वेट आप इंपिरिकल फॉर्मूला को इस्तेमाल में लाते हुए लिख दोगे। ठीक है, तो n मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब सवाल ये उठता है, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट आप कैसे लिख पाओगे? इसके लिए इंपिरिकल फॉर्मूला को डिड्यूस करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे इंपिरिकल फॉर्मूला को कैसे डिड्यूस किया जाए? इसके लिए कुछ स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले परसेंटेज या तो फाइंड करनी होगी हर एलिमेंट की, या परसेंटेज दी होगी। मोस्ट ऑफ केसेस में ये गिवन होगी, तो स्टेप नंबर 1 तो गायब हो गया। स्टेप नंबर 2, दी गई परसेंटेज को मास मानते हुए उस परसेंटेज को, उस मास को मोलर मास से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, मेकिंग होल नंबर रेशियो, इन सभी का रेशियो लेना है और जो स्मॉलर क्वांटिटी है उससे सभी को डिवाइड करना है। मतलब जो मोल आएंगे ना, मोल का रेशियो लेना है, मोल रेशियो लेना है। ठीक है ना, जो रेशियो लेना है ये बेसिकली मोल का लेना है। ठीक है ना, बेसिकली बात करनी है जो मोल हमने स्टेप नंबर 2 से फाइंड किए हैं उनका रेशियो लेना है। हमें मोल रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोल रेशियो फाइंड करना है। अगर गलती से मोल रेशियो फाइंड करते वक्त होल नंबर की बजाय कहीं फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिल रही है, कोई अगर अपने को फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिल रही है, इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो वैसे केस में अपने को फ्रैक्शन को रिमूव करना है। ठीक है, चले आगे। फिर फ्रैक्शन को रिमूव करना है तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, परसेंटेज आपको दे रखी है, क्वेश्चन को आप रीड कर लें, परसेंटेज आपको दे रखी है। हम क्या करें, इन दी गई परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, टाइम कम है तो इसलिए डायरेक्टली आपको बता दूं नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड किए, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड किए। दी गई परसेंटेज को मोलर मास से क्या डिवाइड, तो यहां नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, मोल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दी गई परसेंटेज को मास मान लिया। अरे मास की परसेंटेज है, मास मान सकते हो। ठीक है, और मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये मोलर मास है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 से डिवाइड किया तो मोल आ गए हमारे पास। ठीक है, मोल फाइंड कर लिए। फिर मैंने क्या बताया, मोल फाइंड करने के बाद हमें मोल का रेशियो लेना है। क्या लेना? मोल का रेशियो लेना है। रेशियो लेंगे तो स्मॉलर क्वांटिटी से सभी को डिवाइड करने पर ये 1 मिलता है, स्मॉलर क्वांटिटी इससे इन सभी को डिवाइड करने पर ये 7 मिलता है, स्मॉलर क्वांटिटी से इसको डिवाइड करने पर 5 मिलता है। ये चेक कर लीजिएगा आप। यानी सिंपलेस्ट रेशियो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिलता है। क्या मिलता है? 5:7:1। हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो ये मिलता है।
अगर सिंपलेस्ट रेशियो ये है, इसका मीनिंग है कार्बन 5 होंगे, कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 7 होंगे और नाइट्रोजन 1। किसमें? इंपिरिकल फॉर्मूला में। इस प्रकार से सिंपलेस्ट रेशियो लेने पर रिलेटिव नंबर की हम बात करें, एटम्स के रिलेटिव नंबर की बात करें, जो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या मिलता है? इंपिरिकल फॉर्मूला। ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। और हमें दिया गया मॉलिक्यूलर वेट, हमें दिया गया मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या करें? एन को फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देखिए इसमें दिया 162, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट यह कैलकुलेट किया गया है, इससे इंपिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया गया है, यानी एन की वैल्यू 2 होगी, जो कॉमन लिया गया है वो 2 है। ठीक है, और इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा C10H14N2। यहां से मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ जाएगा। अरे वाह, एन की वैल्यू फाइंड कर लें, इंपिरिकल फॉर्मूला को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें जिसको कॉमन निकाला गया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, ट्राई करना। मोल कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बेसिक पार्ट से रिलेटेड है, ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है। सॉल्यूशन दिया है, ना हो तो सॉल्यूशन भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सुनिए, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले देखिए XAZ हमारे पास है, एक और कॉन्सेप्ट सुनिए, XAZ हमारे पास है, और मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम और आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। क्या करना है आपको? एटॉमिक नंबर Z में से चार्ज को माइनस करना है। ये टेक्निक अप्लाई करें, चार्ज को साइन के साथ करना है पुट, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ आपको पुट करना है। ठीक है, पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम Z के इक्वल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है? ए मास नंबर है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को कर दो माइनस। ठीक है, क्यों? मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को कर दोगे माइनस तो न्यूट्रॉन ही बचेंगे, न्यूट्रॉन ही बचेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे A माइनस Z से, A माइनस Z से। ये कैलकुलेशन एक एटम की है। ठीक है, अगर दी गई क्वांटिटी में टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना होगा Na से, इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, और एक पार्टिकल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम और मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सिमिलर मैनर में टोटल प्रोटॉन फाइंड करने हो, टोटल प्रोटॉन फाइंड करना है, क्या शॉर्टकट होगा? टोटल प्रोटॉन फाइंड करने का क्या शॉर्टकट होगा? ठीक है, क्या शॉर्टकट होगा? डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर दो। क्या शॉर्टकट होगा? डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर दो। क्या? देखिए, क्या अप्लाई कर दो, और ये आप महसूस भी कर सकते हो। कितने मोल हैं एटम या मॉलिक्यूल के? कितने मोल हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, एक पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के प्रोटॉन कैलकुलेट कर लो। कैसे? हर एटम के निकाल लो, ऐड कर दो, मॉलिक्यूल के आ जाएंगे प्रोटॉन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रोटॉन मिल जाएंगे। टोटल न्यूट्रॉन के लिए क्या करना होगा? टोटल न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं
उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम। हाँ, एटम में कितने न्यूट्रॉन है, अगर एटम की कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है तो टोटल न्यूट्रॉन एटम के मिल जाएंगे। दी गई क्वांटिटी की कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है, मोल पुट कर देंगे इनटू Na इनटू एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दी गई क्वांटिटी में कितने न्यूट्रॉन होंगे पता लग जाएगा। या फिर मॉलिक्यूल के लिए न्यूट्रॉन लिखने हैं तो सारे एटम के न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल के न्यूट्रॉन आ जाएंगे। मॉलिक्यूल की क्वांटिटी पुट कर दो मोल की टर्म्स में, Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे अपने को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात, किसी को टेंशन तो नहीं है इसमें। इसके अलावा तीन ये वाली बातें, इसके अलावा चार्ज कैलकुलेट करना और सिखाऊंगा आपको। चार्ज के लिए क्या करना है, E इंटू Na, ये बेसिकली 1 मोल का चार्ज है। E इंटू Na कुलम में कितना आएगा 96500, इसकी बजाय 96500 भी लिखा जा सकता है, और 96500, हाँ ऐसा, इनटू ये तो 1 मोल का चार्ज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, पता नहीं मोल कितने हो, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी करना होगा, इनटू नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी करना होगा, इनटू चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन के चार्ज को पुट भी करना होगा। जैसे हमारे पास है N3 माइनस, तो -3 को पुट करना होगा। अरे एक आयन पर -3 चार्ज है, दी गई क्वांटिटी इतनी है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कूलम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 96500 से मल्टीप्लाई करना होगा, कूलम यूनिट में इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल आप इतना ही लिखते हैं, अगर आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल आप इतना ही लिखते हैं, क्या, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन, इतना ही लिखते हैं, तो ये फैराडे यूनिट में आएगा, ये फैराडे यूनिट में आएगा। 96500 से मल्टीप्लाई करने पर या फिर E इंटू Na से मल्टीप्लाई करने पर ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली 1 फैराडे 96500 कूलम के इक्वल है, या फिर 1 फैराडे और 96500 E इंटू Na कूलम है, इतने कूलम के इक्वल है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप डील कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप डील कर लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या है आपको बता दूं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक इक्वेशन को करते हैं कंसिडर, AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, ध्यान से देखना, CC प्लस DD, CC प्लस DD। ठीक है, मोल फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, मोल फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं इसके मोल हमने फाइंड कर लिए, या मोल दिए होंगे, मास दिया हो तो भी मोल निकाल लें, वॉल्यूम दी हो तो भी मोल निकाल लें, मोल फाइंड कर लें। Na Nb मोल हैं, और दिए गए मोल्स को, या जो मोल हमने फाइंड किए, इन मोल को कोफिशिएंट से कर दें डिवाइड, कोफिशिएंट से कर दें डिवाइड। अगर ये इक्वल आ गए, इसको बेसिकली मोल रेशियो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल रेशियो। अगर मोल रेशियो इक्वल मिलते हैं, दैट मीन्स 100% reactants react with each other, react with each other, there is no left out reactant, कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं, 100% रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो जाए, दूसरा काम ये भी तो हो सकता है, ये इक्वल ना हो, ये ग्रेटर हो और ये लेसर हो, that means B is consumed first. The reagent which is consumed first or reagent which is present in lesser quantity is called limiting reactant or reagent। हाँ, इसको reagent भी बोल सकते हैं, reagent भी बोल सकते हैं। और ये जो reagent होगा always
कंट्रोल्स द रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे ये खल्लास हुआ, जैसे खत्म हुआ, रिएक्शन रुक जाएगी। इसके बिना ये अकेले थोड़ी रिएक्ट कर पाएगा, ये आपस में रिएक्ट होंगे तब जाकर कुछ प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है ना। रिलेशन भी तो ऐसे बनता है। अरे एक बॉयफ्रेंड होता तो साथ में गर्लफ्रेंड भी तो होती है, या फिर ऐसे ही खुद ही बॉयफ्रेंड खुद ही गर्लफ्रेंड। वैसा कुछ नहीं होगा। रिएक्शन के अंदर अकेले कोई रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा। अगर दो के साथ रिएक्शन होनी है तो दूसरा कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी भैया। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में भी ऐसा ही है। एक तरफा प्यार केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है ना। कहीं आप कहेंगे वो अकेले रिएक्ट होता रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तन्हाई का आलम आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो रिएक्शन कोई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही क्वांटिटी लिमिटिंग वाले की खल्लास हुई, रिएक्शन रुक जाएगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। जिसका मोल रेशियो कम होगा वह लिमिटिंग होगा और उसकी क्वांटिटी बेसिकली कम है। तो करना क्या है? करना यह है, लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना है। NC/C ND/D। अब आप कहेंगे NC ND तो है नहीं भाई, यही तो फाइंड करने हैं, यही तो क्वेश्चन है। हाँ, ये फाइंड करने हैं, ये फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा काम करना तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने मोल दिए हैं, मोल रेशियो फाइंड कर लेंगे। इनिशियल मोल आपके पास हैं, मोल रेशियो फाइंड कर लें, कोफिशिएंट से कर दे डिवाइड, कोफिशिएंट से कर दे डिवाइड। मुझे लगता है ये वाली जो क्वांटिटी है ना, सबसे छोटी क्वांटिटी है। हाँ, सबसे कम है। तो ये लिमिटिंग हो गया। इसको घोषित कर देंगे, हाँ भाई ये लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग हो गया और ये लिमिटिंग हो गया। तो इसका मोल रेशियो, लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो, मोल बाय कोफिशिएंट, प्रोडक्ट के मोल रेशियो से करना होगा इक्वेट। प्रोडक्ट के मोल रेशियो से करना होगा इक्वेट। ठीक है ना, इससे करना होगा इक्वेट। इक्वेट किया तो यहां से हमें प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे, यहां से हमें प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे, यहां से प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे, ये आ गए, यहां से प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे। अगर यहां से प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुई बात? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है ना, हो जाएगा ट्राई। सॉल्यूशन भी दिया, और कहीं फंसेंगे तो सॉल्यूशन भी आपको दिया, ऐसे चेक करना। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये हो जाए तो और हाथ साफ करने के लिए हाथ की सफाई जरूरी है, और ये अभी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, ये जरूर ट्राई करना। ठीक है, और ये भी हो जाए, ये भी हो जाए तो एक अलग स्टाइल की चीज मेरे पास है। ये भी हो जाए तो इसे ट्राई कर लेना। ठीक है ना, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, कर लेंगे। वेरी गुड, वेल डन। आप तो बड़े जबरदस्त हैं। आपने अगर ये कर लिया तो दुनिया जीत लेंगे। चलिए चलिए चलिए, कुछ और अलग, कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग पेशकश की जाए। ये देखिए, हाँ, वॉल्यूम वगैरह की बात करनी हो, ठीक है, तो ये भी आसानी के साथ हो सकती है। आप मोल की टर्म्स में बात कर लो, एसटीपी कंडीशन पर बात करनी है, एसटीपी कंडीशन पर बात करनी है तो वॉल्यूम वगैरह की आसानी के साथ बात की जा सकती है। कंडीशन मेंशन नहीं कर रखा, वॉल्यूम फाइंड करनी है, मास या मोल आपके पास है, तो इसका मतलब क्वेश्चन यही जोर जोर से बोलकर पुकार रहा है, हाँ ये वाली कैलकुलेशन एसटीपी कंडीशन पर करनी है। 1 किलोग्राम कार्बन है, ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो भाई। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 12, इतने कार्बन के मोल, इतने क्या हुए कार्बन के मोल, ये है कार्बन के मोल। क्लियर है? जितने कार्बन के मोल हैं CO2 के मोल भी उतने ही होंगे, CO2 के मोल भी उतने ही होंगे, उतने ही CO2 के मोल। ठीक है, वॉल्यूम बता दे, मोल आपके पास है, नंबर ऑफ मोल आप जानते हैं, वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो
तो 22.4 लिया गया, इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया, ठीक है। तो मैंने भी 22.4 लिख दिया है। वैसे एक्चुअल केस में 22.7 है, वो भी लेंगे तो काफ़ी क्लोज है आंसर, तब भी ऑलमोस्ट उतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1000/12 ये लिख दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे लिमिटिंग एक्सेस वाला फंडा नहीं लगा। अरे भाई, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑक्सीजन की दे रखी है ना, ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं दे रखी तो सफिशिएंट ही माननी है। तो ये मानती है क्वेश्चन अपने को करना है अप्रोच करना है। तो मोल निकाल लिए और इससे इक्वेट कर दिया नंबर ऑफ मोल को, तो वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम इतनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में भी यार बिल्कुल ना घबराएं। करना क्या है, मोल फाइंड कर लेना है और उसके बाद नंबर ऑफ मोल को इक्वेट कर देना है, किससे, वॉल्यूम बाय 22.4 से या 22.7 से। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना, इसे भी जरूर ट्राई करना है। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं, जरा इसको भी ट्राई करना है। काफी सारे बच्चे कहें सर ये परसेंटेज यील्ड नाम की बला होती क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड। कई बार हम थियोटिकली मान लेते हैं कि रिएक्शन 100% होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशन थियोटिकल से कुछ अलग रहती है। तो थियोटिकल यील्ड, ध्यान से सुनना, थियोरिटिकल यील्ड जो हम आज तक निकालते आए हैं स्टोइकियोमेट्री में या फिर आगे भी क्वांटिटी फाइंड करेंगे, दैट इज थियोटिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। थियोटिकल यील्ड अगर हम फाइंड करते हैं या थियोटिकल यील्ड अगर किसी की कंसिडर करते हैं तो परसेंटेज यील्ड हमने 100 मानी है, कन्वर्जन 100% हमने माना है। अगर ये 1 हो, अगर ये 1 हो तो यील्ड कितनी हो जाएगी, परसेंटेज 100 बाय थियोटिकल वैल्यू। और प्रैक्टिकल जो अमाउंट होगा वो तो एक्सपेरिमेंट से मिल रहा होगा, ऑब्जर्वेशन से मिल रहा होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, अगर एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमें दी गई है, ठीक है, ये देनी ही पड़ेगी, इसको थोड़ी फाइंड करेंगे, पूरा ताम झाम पूरी लैब लेकर थोड़ी जाएंगे पेपर में। एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो दे रखी होगी, तो 100 बाय थियोटिकल यील्ड इनटू एक्सपेरिमेंटल यील्ड, इनटू एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, दैट इज परसेंटेज यील्ड। बेसिकली परसेंटेज यील्ड जो है कितने परसेंट कन्वर्जन है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ यील्ड बाय थियोरिटिकल वैल्यू इनटू 100 है। हाँ ये है, ऐसे यील्ड निकलेगी। और जो थियोटिकल वाली है ना, वो जैसे हम स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वहां से आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है और इसमें ध्यान से देखना 10 ग्राम बेंजीन है, 13.2 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड बता दो। नाइट्रेशन में 10 ग्राम बेंजीन ली गई है और इतने ग्राम नाइट्रोबेंजीन मिलती है, तो ये जो अमाउंट दे रखा है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमें दी गई 10 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग, दी गई 10 ग्राम, 10 ग्राम में मोल हो जाएंगे इतने, जितने मोल इसके है ना उतने ही मोल इसके हैं, इसके मोल भी इतने हो जाएंगे, इसके मोल फाइंड करने होंगे, ठीक है, 1 मोल से 1 मोल, तो ये भी इतना ही मोल। मास फाइंड करना है मोल से, मोल आपके पास है, मास फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास जो है 123 और मोल है 10/78, तो यहां से मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास, थियोटिकल मास आ जाएगा, थियोटिकल मास आ जाएगा, ठीक है, थियोटिकल यील्ड आ जाएगी। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारे पास इतनी है, तो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड को थियोटिकल यील्ड से कर देंगे डिवाइड और इनटू कर देंगे 100, ये आ जाएगा आंसर। और ये अगर आंसर आ जाएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जो हम कैलकुलेशन करने से यील्ड निकालते हैं दैट इज थियोटिकल यील्ड,
ठीक, और एक्सपेरिमेंटल हम नहीं मतलब पता कर पाएंगे, ये क्वेश्चन में देनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है, एग्जामिनर की मजबूरी है, वो देनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बाय थियोटिकल इनटू 100 कर दें, आ जाएगा आंसर। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो फंडा है वो परसेंटेज प्यूरिटी का है। ठीक है, परसेंटेज प्यूरिटी। अब ये परसेंटेज प्यूरिटी क्या है? परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब है प्योर मास की परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज प्यूरिटी का मीनिंग क्या है? प्योर मास की परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज प्यूरिटी दैट मीन्स प्योर मास ऑफ सब्सटेंस, प्योर मास। ठीक है, और प्योर मास रिएक्शन में करता है पार्टिसिपेट, इंप्यूरिटीज नहीं करती है। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। हाँ, ये अप्लाई करना है, फंडा ये अप्लाई करना अपने को। ठीक है, जो प्योर मास है, प्योर मास है, ये कहां से फाइंड करेंगे? प्योर मास हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, रिएक्शन से फाइंड करेंगे यूजिंग स्टोइकियोमेट्री। और टोटल मास क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल मास आपको दिया होगा, टोटल मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में टोटल मास आपको दिया रहेगा और आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। क्या इस पर बेस्ड भी अपने पास क्वेश्चन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पेशकश करें, 1 मिनट रुकिए आप, ये लीजिए एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी है सब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। क्या देखिए, 10 ग्राम सैंपल है कैल्शियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का और Na2CO3 से किया ट्रीट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, उसको कन्वर्ट किया कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट किया? कैल्शियम ऑक्साइड में। एंड फाइनल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी दिस मच, 1.62 ग्राम। फाइनल मास ये दे रखा है। क्या करना है? इससे अपने को परसेंटेज बतानी है कैल्शियम क्लोराइड की। तो मुझे लगता है जितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल कैल्शियम क्लोराइड के रहे होंगे। ऑब्वियस बात है, इसमें 1 कैल्शियम और इसमें भी 1 कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम का नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, तो जितने मोल इसके रहे होंगे उतने ही मोल कैल्शियम सेम है, सेम नंबर में कैल्शियम है, उतने मोल इसके भी होंगे। क्लियर है बात? तो यहां से 1.62 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, 1.62 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। मोलर मास कितना है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना? 56। यहां से मोल कितने मिल जाएंगे? कितने मोल मिलेंगे? देखिए 0.0 देखो देखो देखो, जल्दी से कैलकुलेशन करो, मोल कितने मिल रहे होंगे। चलिए एक काम कर लो, इसको इतना ही छोड़ लो, अगर पूरा कैंसिल नहीं होता तो इतना ही छोड़ लो। जितने मोल मिलेंगे आपके सामने, जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल, कैल्शियम का नंबर सेम है, उतने ही मोल इसके भी होंगे। 1.62 बाई 56। ठीक है, इतने मोल इसके भी होंगे। और यहां से मास निकाल लें, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, इन मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, मास आ जाएगा। मोलर मास 111 है, इसका आ जाएगा मास। ठीक है, इसका मास आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का मास आ जाएगा। टोटल मास से डिवाइड कर दो, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो फाइंड किया हमने एटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हुए स्टोइकियोमेट्री की मदद से, जो कैल्शियम क्लोराइड का मास फाइंड किया, इसको टोटल मास से कर देंगे डिवाइड, इनटू कर देंगे 100। इससे आ जाएगी परसेंटेज, इससे आ जाएगी परसेंटेज, और परसेंटेज आ जाएगी 32.1, ये आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ये सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद थोड़े बहुत लॉज आपको बता दूंगा और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो वेट बाय वेट परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज भी इसको बोला जा सकता है। मास की परसेंटेज है मास बाय टोटल मास इनटू 100। सोल्यूट के लिए सोल्यूट का मास पुट करेंगे, अगर सोल्यूट के लिए मास परसेंटेज आई, सोल्यूट का मास बाय टोटल मास इनटू 100। सोलवेंट के लिए सोलवेंट का मास पुट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। मास परसेंटेज आपको यहां से मिल जाएगी। ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके लिए सोल्यूट का मास ग्राम में ऊपर और वॉल्यूम ml में, वेट बाय वॉल्यूम है ना, इनटू 100, टोटल वॉल्यूम ml में इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सोल्यूट की वॉल्यूम यहां पर, टोटल वॉल्यूम यहां और इनटू 100, ये ml में तो ये भी ml में, सोल्यूट की वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो यहां से क्लियर हो गया है, v बाय v है, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम आएगी, नीचे भी, ऊपर सोल्यूट की वॉल्यूम और नीचे पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है, ये m क्या है, मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल किसके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये वॉल्यूम किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कौन सी यूनिट में है, इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, ये मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो अलग है, अरे नहीं, ये वेट बाय मोलर वेट है, ये तो मोल ही है, ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ही है, ये सोल्यूट के मोल ही है। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ये तो ग्राम में, अरे 1000 से डिवाइड करोगे तो दिख जाएगा एक किलोग्राम में। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली वेट ऑफ सोलवेंट, ये सोलवेंट का वेट है, 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में तब्दील होता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, किलोग्राम में होता है वैसे ये मोल फ्रैक्शन है, मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन, नाम से क्लियर है। दोनों के लिए निकाल सकते हैं, सोल्यूट के लिए भी और सोलवेंट के लिए भी, सोल्यूट के लिए भी और सोलवेंट के लिए भी। सोल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, सोलवेंट के मोल बाय टोटल मोल। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये वाली बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। पीपीएम और मास परसेंटेज में इतना डिफरेंस होता है, मास परसेंटेज के केस में या इनटू 100 होता है और पीपीएम के केस में 10⁶ होता है। पीपीएम को 3 प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, या तो वेट बाय वेट की फॉर्म में कर लें, वेट ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वेट इनटू 100 नहीं आएगा, 10⁶ आएगा। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो वेट आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम आ जाएगी, इनटू 100 नहीं 10⁶ आएगा। मोल बाय मोल की टर्म्स में, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल इनटू 100 नहीं, इनटू 10⁻⁶ मिल रहा होगा। ठीक है, पीपीएम को 3 प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आगे देखिए, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, रिडॉक्स में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना देख लो, इनका एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये वाला रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये बेसिकली गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास है। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। डेफिनेशन इसकी रिडॉक्स में कवर होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स में। कहां सीखेंगे, रिडॉक्स में सीखेंगे। ठीक है, तो इस फंडे को भी देख लें, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड होगा, और इसको भी याद रखें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करना, नंबर ऑफ मोल के लिए मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, कहानी क्लियर है, हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे फाइंड करने हैं, तो यहां पर मास होगा,
यहां पर अपने को इक्विवेलेंट मास पुट करना, और इक्विवेलेंट मास ये है मोलर मास बाय एन फैक्टर। मास बाय मोलर मास से ये मिलते हैं नंबर ऑफ मोल। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिलता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है ना, ये नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर है, ठीक है, इसे भी याद रख लें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये तो है ही, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर ये भी है, हाँ सेम बात ही है। इसी को ही रीअरेंज करते हुए ऐसे लिखा गया है। इक्विवेलेंट मास को मैंने पुट किया, इक्विवेलेंट मास का ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहां यूज किया, और यूज करने से इसमें तब्दील हो गया, ये अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, कर लेंगे काम। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स की कर लें बात, ठीक है, कुछ ट्रिक्स की कर लें बात, कुछ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की कर लें बात। ध्यान से देखना, क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। आपको बता दूं, पहली जो ट्रिक है ये बेसिकली है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने की। ये है रो इंटू एक्स, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने, रो इंटू एक्स, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ की सभी याद रखिए, रो क्या है, एक्स क्या, लास्ट में लिखवा दूंगा, ये 10 रो एक्स है। मोलैरिटी 10 रो एक्स बाय एम बी, देखते चले, पहचान बना लें, याद कर लें, ठीक है, पहचान बनाएंगे तभी जाकर इनको इस्तेमाल में ला पाएंगे। अरे दोस्ती करनी जरूरी है, तभी तो कंफर्टेबल हो पाएंगे इनके साथ में। नेक्स्ट मोलैलिटी, नेक्स्ट मोलैलिटी 1000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स इंटू एम बी, ये मोलैलिटी है। नेक्स्ट 1 बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू रो बाय कैपिटल एम माइनस एम बी बाय 1000, माइनस एम बी बाय 1000, ठीक है, याद कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी या एक्स बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट काई ए इंटू एम में ऊपर इंटू 1000 हो, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का ये रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का ये रिलेशन है। इसके अलावा फॉर डाइल्यूशन वी अप्लाई m1v1 is equal to m2v2. For mixing we apply m1v1 plus m2v2 is equal to m3v3। हाँ, और ज्यादा केस हैं तो भैया इस प्रकार से ये कहानी आगे यूं ही चलेगी, और इस तरफ फाइनल मोलैरिटी मिल जाएगी, इस तरफ फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये रो क्या है? ये कहानी तो बयां कर दी, लेकिन रो क्या है? रो इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, इन ग्राम पर एमएल, ठीक है। ये स्मॉल एक्स क्या है? दिस इज मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, या तो फाइंड करनी होगी या क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। एम बी क्या है? पहले एम में देख लें। एम इज मोलर मास ऑफ सोलवेंट, एज सोलवेंट, ये मोलर मास ऑफ सोलवेंट है। एम बी क्या है? एम बी इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोलर मास है। काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। कैपिटल एम मोलैरिटी है, अकेला कैपिटल एम दिया हो, ये मोलैरिटी है, और स्मॉल एम दिया है, ये मोलैलिटी है, ठीक है। ये M1 क्या है? ये है मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन। ये M2 क्या है? मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। ये वाला जो केस है ना, ये है, ये बिफोर डाइल्यूशन है, और ये वाला जो केस है ये आफ्टर डाइल्यूशन है, तो इसे भी मेंशन कर लो,
ये बिफोर डाइल्यूशन का केस है, लिखते चले साथ में, ठीक। और ये आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन का केस है, ठीक है। और ये V2 क्या है, ये V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 यूज्ड। डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करना है, ठीक है। V प्लस वॉल्यूम ऑफ पानी एडेड, ठीक है। या मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ये मोलैरिटी ऑफ फाइनल, वॉल्यूम फाइनल। जो फाइनल वॉल्यूम V3 है ना, ये बेसिकली V1 प्लस V2 है, ये V1 प्लस V2 है। आई होप ये तमाम फॉर्मूलाज और ये इनकी नोटेशन आप सभी को क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 10⁻⁻² मोलर इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी विल बी, मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी दे रखी है। आप पता है क्या करो, 1/m इज इक्वल टू ρ/M माइनस MB/1000, ये अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस टेक्निक को अप्लाई करना और देखना जो आंसर यहां से आया है, जो करेक्ट ऑप्शन यहां से मिलता है, 9 × 10⁻³ यहां दिया है, वही इससे भी आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना आप। नेक्स्ट, टेम्परेचर जहां पर मोलैलिटी जो है ना, ये मोलैरिटी के इक्वल, ऐसा तब होगा भाई जब वॉल्यूम मास ऑफ सोलवेंट के बराबर हो जाए। जब वॉल्यूम जो है ना, ये सोलवेंट के मास के बराबर हो जाए। और वॉल्यूम और मास बराबर तब होंगे, वॉल्यूम और मास बराबर तब होंगे जब डेंसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डेंसिटी 1 होनी चाहिए, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml तब होती है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज 1 ग्राम पर ml मैक्सिमम डेंसिटी। तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी फाइंड करना है, डेंसिटी इतनी है, वेट परसेंटेज दे रखा है, तो क्या करें, इसमें मोलैरिटी फाइंड करना है तो डायरेक्टली 10 ρx/MB इसको अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। H2SO4 का MB 98 है, भाई डेंसिटी कितनी है, 1.84 ग्राम पर ml में होनी चाहिए। जी हाँ, रो ग्राम पर ml में होना चाहिए, और x 98 है। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 18.4, ये आ जाएगा आंसर। चले आगे। हाँ, शॉर्टकट और ट्रिक्स को अप्लाई करने से, टेक्निक को अप्लाई करने पर आंसर डेफिनेटली आ रहा होगा। नंबर ऑफ आयन बताने, कैसे बताएं, देखो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का जो तरीका है ना, वो ये होगा। 5.85 ग्राम NaCl है, किसमें है, 1 लीटर में, और 1 ml की कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन करनी है, तो कर लेंगे। मतलब 1000 ml में इसके जो आयंस है ना, 1000 ml में आयंस 5.85 डिवाइड बाय मोलर मास 58.5, इतने तो NaCl के मोल आ गए, इतने तो NaCl के मोल आ गए। और एक NaCl में 2 आयन है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, तो इंटू 2 कर देंगे। एटोमिसिटी जैसा केस, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये आगे 0.2 मोल आयंस आ गए, 0.2 मोल आयंस आ गए, ठीक है। 1 ml की कोरस्पोंडिंग कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग है बस, ठीक है। 1 ml की कोरस्पोंडिंग इतने मोल आयन, और नंबर ऑफ आयन कितने, Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतने आयंस, ये कितने आयंस हो जाएंगे, 1.02 × 10⁻20 इतने हो जाएंगे। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूला और ट्रिक के पीछे ही दौड़े। अगर डायरेक्टली वैल्यूज फिट हो रही हैं तो ठीक है, फिर ट्रिक लगा लें, फॉर्मूला लगा लें। लेकिन डायरेक्टली वैल्यू नहीं फिट हो रही है तो भैया बाय डेफिनेशन चलें, दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग आगे चलें, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तमाम क्वेश्चंस आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिएगा, तमाम क्वेश्चंस आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएंगे। आगे चलें। नेक्स्ट क्या है हमारे पिटारे में, नेक्स्ट हमारे पिटारे में भाई कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, नेक्स्ट हमारे पिटारे में है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। आइए इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में कर लें बात। आइए बात कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। पहले किसकी बात कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास कंजर्व्ड होता है, ठीक है।
तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो ये पूछेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां फेल हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कहां होगा। ठीक है, तो आप क्या बता देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में फेल होगा। इसके अलावा आपसे पूछेंगे मास कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, क्या जरिया है। ठीक है, AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, ऐसे मान लेंगे कोई भी रिएक्शन क्वेश्चन में है। तो मास कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका और जरिया ये होगा, MA प्लस MB मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। मास कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे और अननोन मास मान लेते हैं, C का मास अननोन है, ये फाइंड हो जाएगा, मास कंजर्व्ड होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है भैया, प्रोपोर्शन एक कंपाउंड को कहीं से भी बना लो, एनी मेथड एनी सोर्स आप इस्तेमाल में ले आओ, कंपोजिशन सेम मिलेगी। सेम कंपोजिशन का मतलब, सेम प्रोपोर्शन का मतलब, कंपोजिशन सेम मिलने का मतलब या तो मास परसेंटेज सेम बता दो, हाँ, या फिर मास रेशियो को सेम प्रूव कर दो, सेम प्रूव कर दो। जैसे C प्लस O2 से भी बनेगा CO2 और CaCO3 को हीट करने से भी बनेगा CO2। तो 12:32 12:32 मास का रेशियो है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं से भी CO2 बना लो, मास का रेशियो अगर सेम मिल रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, अच्छा ये फेल कब होगा, तो ना फेल कब होगा, डिफरेंट आइसोटोप ले लोगे ना तो रेशियो अलग आने लग जाएगा, तो आइसोटोप अलग हुए तो कब फेल होगा, फेल्स व्हेन डिफरेंट आइसोटोप्स आर यूज्ड। कंबाइनिंग एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप इस्तेमाल में लाए गए तो फेल हो जाएगा, रेशियो अलग मिल जाएगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, किसकी बात करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात कर रखी होगी। एलिमेंट दो होंगे, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा होंगे, एलिमेंट दो होंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा होंगे। ये लो, ये कंपाउंड, एक का मास फिक्स रखना है और दूसरे का मास का जो रेशियो होगा ना, ये सिंपल रेशियो होगा, देखो 1:2 आ जाएगा, मास का रेशियो 1:2 आ जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, N2 बना, N2O3 बना, N2O4 बना, एलिमेंट दो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा, पहले दो थे अब दो से ज्यादा लिए, तो एक का मास फिक्स है क्या, हाँ, एक कंबाइनिंग एलिमेंट का जो मास है फिक्स है, दूसरे एलिमेंट अदर एलिमेंट के मास का रेशियो लेंगे तो ये रेशियो 1:3:4:5 है। बताइए सिंपल रेशियो है कि नहीं है, हाँ सिंपल रेशियो है। इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। मल्टीपल्स में देखना ये मिलते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, स्मॉलर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मल्टीपल में मिलते हैं, ये 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर हुई बात, यहां भी आइसोटोप अलग होंगे, फेल हो जाएगा, अलग आइसोटोप इस्तेमाल में लाओगे कहीं पर फेल हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलेंसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन आ सकता है, कौन वैलेंसी पर बेस्ड है, ये वैलेंसी पर बेस्ड है। कैसे वैलेंसी पर बेस्ड, अभी टाइम नहीं है, अभी केवल याद रखें वैलेंसी पर बेस्ड है, ठीक, इतना ही बताऊंगा। यह एक ट्रायंगल मिलेगी, है ना, लव ट्रायंगल नहीं है भाई, जैसे 3 एलिमेंट की ट्रायंगल है, ये भी आपस में कंपाउंड बनाते हुए मिलने चाहिए, ये भी आपस में कंपाउंड बनाते हुए मिलने चाहिए, और ये भी आपस में कंपाउंड बनाते हुए मिलने चाहिए, तो इसको बोल देंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी के लिए इतनी पहचान याद रखो, ये इस प्रकार से 3 एलिमेंट होंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर मान लेते हैं ट्रायंगल यहां कंप्लीट नहीं होती, आपस में कंपाउंड नहीं बनाते, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता।
ये तीनों आपस में ट्रायंगल बनाते हुए मिलने चाहिए, मतलब ये इसके साथ कंपाउंड बनाए, ये इसके साथ बनाए, ये इसके साथ कंपाउंड बनाए, या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। एवोगैड्रो लॉ क्या है? सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर अगर हो, इक्वल वॉल्यूम हो, तो नंबर ऑफ मोल भी इक्वल मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। अरे आप खुद देख लो, आप समझदार हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम इक्वल हो, टेम्परेचर सेम हो, आर कांस्टेंट है, तो ये भी सेम हो जाएगा, सभी सेम सेम है, ये भी सेम हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल के मोल जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, एटम्स के मोल इक्वल हों, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स के मोल इक्वल हों। ये बात जरूरी नहीं है, एटम्स के मोल अलग भी हो सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इन कंडीशन के अंडर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल के मोल तो इक्वल आ गए, लेकिन एटम के मोल ये इक्वल नहीं है, एटम के मोल इक्वल नहीं है, देख लो। तो एटम के मोल कब इक्वल नहीं मिलेंगे? एटम के मोल तब इक्वल नहीं मिलेंगे जब एटॉमिसिटी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लो आप देख लें। चलिए इसके बाद बात कर रहे होंगे गेल-लेसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की। गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रही होती है तो वॉल्यूम का रेशियो हमें डील करना होता है। मोल रेशियो की बजाय हमें बात करनी होती है वॉल्यूम रेशियो की। किसकी बात करनी होती है? वॉल्यूम के रेशियो की। मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो गैसेज रिएक्टिंग सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में गैसेज रिएक्ट कर रही होंगी। बेसिकली पीवी एनआरटी से इस बात की पूरी फील आ जाएगी। पीवी एनआरटी चिल्ला कर बता रही है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जहां पर नंबर ऑफ मोल है वहां पर वॉल्यूम को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो जैसे आप लिमिटिंग वगैरह का पता करते आए हैं, जहां आप नंबर ऑफ मोल यूज करते आए वहां पर वॉल्यूम को इस्तेमाल में लाना है। जैसे AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाय कोफिशिएंट A, नंबर ऑफ मोल B बाय कोफिशिएंट B, नंबर ऑफ मोल ऑफ C बाय कोफिशिएंट C, नंबर ऑफ मोल ऑफ D बाय कोफिशिएंट D, ऐसा लिखते हो मोल रेशियो में। वॉल्यूम रेशियो में वॉल्यूम ऑफ A बाय कोफिशिएंट A, वॉल्यूम ऑफ B बाय कोफिशिएंट B, अगर ये इक्वल हैं तो इनसे इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ C बाय कोफिशिएंट C, वॉल्यूम ऑफ D बाय कोफिशिएंट D को। दूसरा केस, अगर VA बाय A ग्रेटर है VB बाय B से, या बोल दे B इज लिमिटिंग, ऐसा कुछ है, तो B के वॉल्यूम रेशियो से प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो इक्वेट करना होगा, और यहां से अननोन वॉल्यूम VCVD का पता लगाना होगा, यहां से अननोन वॉल्यूम VCVD को फाइंड करना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आपको फाइंड करनी है, इथीन दे रखी है, सिंपल है, ये 20 है, कोफिशिएंट 3 है, बैलेंस आपने कर ही रखा है, 60 हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। या जिस प्रकार से मोल में डील करते हो, 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट होंगे, तो वैसे वॉल्यूम से भी आप डील कर सकते हो, वॉल्यूम और मोल रिलेटेड है इस प्रकार से। तो ये कितना इक्वेशन आप बना लेंगे, बैलेंस आप कर लेंगे, 20 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करना, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। चलिए, यहां तो पीओएसी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर आप पीओएसी का कॉन्सेप्ट लगाते भी नहीं है, नहीं भी जानते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। पीओएसी बेसिकली एटम कंजर्वेशन और कुछ नहीं है, एटम के ऊपर कंजर्वेशन अप्लाई कर, नहीं जानते तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो। CXHY प्लस O2 gives us XCO2 प्लस Y बाई 2H2, ऐसे लिख लो। ठीक है, इससे अगर आप बैलेंस करने की ट्राई करोगे ना, तो ये होगा X प्लस Y बाई
x प्लस वाई बाई ये आ जाएगा अपने पास y बाई 4 आ जाएगा, x प्लस वाई बाई 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर y बाई 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ भी o y बाई 2 है, ये हो जाएगा। इसकी वॉल्यूम दे रखी 500, ठीक है। O2 सफिशिएंट लिया गया है, ये कितना है 2500, ये कितना है 3000 है। तो क्या करें 500 बाय कोफिशिएंट 1, 2500 बाय कोफिशिएंट x। हाँ इससे अगर ये बनता है तो इसके वॉल्यूम रेशियो से इसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट, हाँ इसके वॉल्यूम रेशियो से इसके वॉल्यूम रेशियो को इक्वेट किया गया है। इसको भी इक्वेट किया जा सकता है, y बाय 2 नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम 3000 ऊपर आ जाएगी। इसका भी वॉल्यूम रेशियो लिख दिया। आपस में वॉल्यूम रेशियो को हमने किया इक्वेट। तो एक बार इसको इससे इक्वेट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। एक बार इसको इससे इक्वेट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू शायद 12 आ गई, ठीक है। ऐसे भी सोल्व हो सकता है। अल्टरनेटिवली जो बच्चे पीओएसी जानते हैं, ठीक है, वो पीओएसी से इसको सोल्व कर ले। ये मेथड 2 हो गया, ये हो गया मेथड 2, राइट, ठीक है। अब ये है ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर है स्टोइक्योमेट्री का, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। ना सोल्व हो तो हिंट, यहाँ स्टोइक्योमेट्री का सवाल है, ज्यादा स्टेप में है। हिंट ये है पहले एक स्टेप से आउटपुट निकाल लें, उस आउटपुट को यहाँ लिख लें क्योंकि यहाँ यूज किया गया है, फिर इसको सोल्व कर लें, फिर इसका आउटपुट उसको यहाँ लिख लें, फिर इसका आउटपुट यहाँ यूज करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे अलग अलग से तो आ ही सकते हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे ब्रेन स्ट्रोंग होगा। अगर आपने सब कर लिया है तो इसे जरूर ट्राई करें, ब्रेन टीजर है, ठीक है। मजा आएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करने में, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यार इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कर लिया है फिनिश, मोल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपके अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए हमने सीख लिया है, कवर कर लिया है। कम टाइम में मैक्सिमम जितना आप कवर कर सकते थे वो आपको कवर करवा दिया गया है। कॉन्सेप्ट प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रिवाइज करने चाहिए वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर लिया है। पीडीएफ नोट्स बना लेना, जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। रेगुलर पढ़ाई करेंगे, हमारे साथ साथ चलेंगे, कम टाइम में आपको आपके चैप्टर्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके अंजाम तक ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिंसियर रहें, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आपके डाउट्स, आपके कमेंट्स हमें करते हैं मोटिवेट। आप अगर इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे तो यार उनका भी फायदा होगा, कम टाइम में वो भी सीख पाएंगे। कम से कम अपने फ्रेंड्स का तो फायदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए भी मोटिवेशन बनी रहेगी अगर ये क्वालिटी कंटेंट ढेर सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा होगा तो यार हम भी मस्त होकर बिल्कुल और अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन को बनाने के लिए, दोनों तरफ मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए प्लीज प्यार को बांटिए। प्यार बांटने से बढ़ता है। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही मैं रोक रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ हम लोग लग जाएंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।